संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का जो लेक्चर हमारा चल रहा था उसके हमारा ये तीसरा लेक्चर हमारा है ये, और इसमें हम देखेंगे आर्द्रता, वायुदाब, बादल, स्थानीय पवने और वन को देखेंगे। ठीक है, हम इसमें टोटल 5 टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए बादलों के कई प्रकार होते हैं, वो प्रकार भी आपको मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे नोट बने हैं लाया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारा 5 टॉपिक है। ठीक है, आर्द्रता, वायुदाब, बादल और स्थानीय पवने तथा वन, इनको हम देखेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको लग रहा है कि आपके काम का कंटेंट नहीं है तो प्लीज़ आप ज़्यादा नहीं, मिनिमम 5 मिनट रुक के देखिए, आपको पता लग जाएगा आपके काम की चीज़ है या नहीं है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक हमारा है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। तो आर्द्रता ये क्या होती है? ठीक है, जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा में गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, वायुमंडल में उपलब्ध जल गैसीय रूप में जलवाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। आप देख रहे हैं किस क्या कहते हैं जिसको? वायुमंडल में जो गैसीय रूप में जल होता है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का गुप्त होना ऊष्मा कहलाती है। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है तो आर्द्रता ऊष्मा में होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा समर सीजन में जब मौसम में उमस होती है, मतलब जैसे हल्की बारिश हो गई उसके बाद बहुत उमस होती है। आपने नोट किया होगा तो क्या होगा, तो उसमें बहुत सारी गर्मी होती है उसके बाद में, मतलब उसी को उमस ही कहते हैं। तो वो आर्द्र ऊष्मा होती है। किसी निश्चित तापमान वायु को निश्चित आवर्तन में अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। मतलब जैसे किसी निश्चित समय में या तापमान पर वायु की जो निश्चित जो उसका अपना कवर करने का, जो आर्द्रता कवर करने का क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को आदत सामर्थ्य कहलाते हैं। ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी आपको इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना है, इसे रखना है, इसे रखना है। तो ये आदत है कि छोटा मोटा ब्रीफ है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम इसको फिजिक्स वाले चैप्टर में देखेंगे, साइंस में। उसके बाद क्या आता है? वायुदाब। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, वायुदाब। ठीक है दोस्तों, वायुदाब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वायु का अपना भार होता है जो किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। इस दबाव को डालने की क्रिया को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु का जो खुद का अपना एक वजन होता है जो किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु धरातल पर लंबवत, मतलब बराबर प्रभाव अपना डालता है, उस क्रिया को वायु दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जोड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। बैरोमीटर से ही वायुदाब को नापते हैं। और मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस है, इसके आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत वहाँ से उस चैनल पे क्वेश्चन भेजे जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आपसे अनुमोदन है कि आप चैनल को ज्वाइन कर आप पीडीएफ प्राप्त करें और अपने पढ़ाई को एक स्पीड दें। तो चलिए देखते हैं अपना बैरोमीटर। पहले पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का सूचक है। पैरों के तल में अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। पारे के तल का लगातार बढ़ना फिर चक्रवाती और साफ मौसम का संकेतक है। जो बैरोमीटर में है उसको नापने के लिए
ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे पारे, जो पारे हैं, पारा है और उसमें पारा होता है, जैसे कि ये मीटर है, ठीक है, इसमें ये पारा भरा होता है। तो माफ़ कीजिए, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, ठीक है। आप सबने देखा होगा बैरोमीटर, कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप गूगल पर सर्च करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जो पारा होता है इसमें मतलब बता रहा है कि कैसे उसको देखा जाता है कि बैरोमीटर में किस प्रकार से आता है। पहले गिरना पूरा अगर धीरे धीरे होता है और बढ़ जाता है तो वर्षा की स्थिति का सूचक, मतलब उस समय वर्षा होगी। अगर बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अचानक बढ़ जाता है, फिर वो वर्षा का सूचक है। पारे जो पारा है कि तल में अचानक गिरावट आए तो ये तूफान आने का संकेत है, मतलब थंडरस्टॉर्म आने की पॉसिबिलिटी है। पारे के तल का लगातार बढ़ना पर चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये यूपीपीसी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ? ग्रीष्म ऋतु में। जो वायु दाब होता है, वायु प्रेशर, वो सबसे कम गर्मियों में होता है। ध्यान में रखेंगे चीज़, क्योंकि गर्मियों में मौसम अधिकतर साफ रहता है। समदाब रेखाएं, यह एक काल्पनिक रेखा है और सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाना होता है, ठीक है। वायु दाब पेटियाँ क्या होती हैं? उत्पत्ति के कारण क्या है? एक टेम्परेचर है, तापीय कारण। उसके बाद एक कोरियोलिस बल है, जो हिंदी में इसको गत्यात्मक कारण कहते हैं। कोरियोलिस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है, मतलब इक्वेटर जो होता है उस पर 0 होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये होता है इक्वेटर क्षेत्र। एक सेकंड, पेन को चेंज करते हैं, ना दिखेगा कुछ नहीं इसमें। हाँ, तो ये सॉरी एक मिनट, ये आपका इक्वेटर है। यहाँ पर वायु दाब 0 होता है। अब देख लेते हैं, जो हमारे वो 3 जगह लो प्रेशर बनता है, ठीक है, और बाकी जगह हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। ये कहाँ पे बनता है? एक सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो उस उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियाँ यहाँ पर हैं, देख सकते हैं हम। लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, लो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर। ये जैसे कि देख लीजिए, वायु है, ये जो एरो बना रखा है ये हाई प्रेशर का सूचक है, और जो ये एरो बना रखा है ये लो प्रेशर का सूचक है। तो कहाँ पे आता है? सोलर सब पोलर प्रेशर पे बेल्ट पे इसका वो होता है। उसके उच्च वायु दाब की पेटियाँ यहाँ पर हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर वायु दाब का बेल्ट जो है ये लो प्रेशर है। उसके उष्ण उच्च वायु दाब बेल्ट सब हाई प्रेशर बेल्ट है। ये उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायु दाब बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर, और ये पोलर बेयर प्रेशर थे, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, और दूसरे जैसे कि यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, यहाँ के मुकाबले यहाँ का प्रेशर अधिकतर सामान्य मौसम में नॉर्मल रहता है। और देखेंगे अधिकतर जो भी हमारे लॉन्चर्स हैं वो इसी इक्वेटर पे ही स्थित, चाहे वो किसी भी देश के हों। अगर इस पर स्थित नहीं तो इसके आसपास स्थित है, मतलब जिस यहाँ से स्पीड ग्रेविटी का 0% होता है, तो यहाँ से लॉन्च करने में आसानी होती है, ग्रेविटी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं इधर। धरातल पर 7 वायुदाब पेटियाँ हैं पाई जाती हैं, जिनमें 3 निम्न वायुदाब और 4 उच्च वायुदाब हैं। तो हाँ, ये यही चीज़ ये बता रहा है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। 3 पाई जाती हैं, देखते हैं, 1 2 3। हाँ, 3 ये पाई जाती हैं लो प्रेशर, और 4 हाई प्रेशर। टोटल कितनी है? 7। अगर आपसे पूछे कि जो धरातल पर
कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं, तो 7 है। ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे ये सब काम करते हैं, और आपको इसके साथ ये भी समझ आ गया होगा कि आपकी वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए या नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए भैया, आप नहीं जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए इससे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं, ये यहाँ पर देखिए वायुदाब कटिबंध, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर, 0 से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, ये हमारा हो गया इक्वेटर। ये उच्च उपोष्ण वायुदाब है। उपोष्ण वायुदाब पेटी क्या होती है? इस पेटी का विस्तार 30 से 35 अक्षांशों के मध्य मापा, 30 से 35 क्या, ये 35 डिग्री, और ये 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर मापा जाता है। इस पेटी का विकास गत्यात्मक कोरोलिस जो बल होता है उसी कारण होता है। कोरोलिस आपको मैं ज्योग्राफी क्लास में, दूसरी क्लास में इसको अच्छे से समझाऊंगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब को उठने वाली हवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर से प्रभावित होती लगती है। 30 से 35 अक्षांश का हर्ष या अश्रु अक्षांश भी कहते हैं, ये भी नोट करने के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 30 से 35 अक्षांश को हर्ष या अश्रु अक्षांश भी कहते हैं। प्लीज़ नोट करके रखेंगे आप लोग, ये चीज़ें नोट क्या करना है, इसको यहीं पे याद ही कर लेना है। हर्ष या अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 0 से 35 डिग्री के अक्षांश को हर्ष या अश्व अक्षांश कहते हैं। उसके बाद आता है उपध्रुवीय वायुदाब। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध के 60 से 65 अक्षांशों के मध्य मापा जाता है। इस पेटी में वर्षा भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। किसके कारण? ये कोरोलिस बल के कारण, ठीक है। मतलब इसमें पूरे वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, मतलब लो प्रेशर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये लो प्रेशर है, हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर। ये जितने भी यहाँ पर लिख रखे हैं, ये इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नीचे इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य सागर रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। भूमध्य रेखा वर्ष भर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ती है, जिस कारण तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं, जिससे सदा निम्न वायुदाब बना रहता है। इस पेटी काफ़ी शांत होती है। इस पेटी को ड्रोकलन भी कहा जाता है। ड्रोकलन पेटी में पश्चिम से पूर्व विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती हैं, व्यापारिक पवन जिन्हें कहते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर निरंतर बहने वाली पवनें हैं, ठीक है। भूमध्य रेखे, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ये भूमध्य रेखे, ये यहाँ पर एकदम पछुआ पवनें इसे कहते हैं, यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, और इसे डोलड्रम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डोलड्रम, इसे डोलड्रम कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हर्ष या अश्व के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे ये सब चीज़ें, ये फैक्ट वाइज है, आ सकता है कहीं भी। ध्रुवीय उच्च पवनें, ध्रुव तथा समीप क्षेत्रों में निम्न ताप के कारण यहाँ तापमान ठंडी व भारी हवाएं धरातल पर उतरती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायु दाब का अवस्थिति का निर्माण होता है। अविभाव मतलब निर्माण होता है, ठीक है। मतलब यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है।
उसके बाद ये देख लेते हैं कुछ बहुत काम की चीज़ें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवने के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड से अधिक उष्ण होते हैं। हाँ, ये यूपीएससी 2021 में आ चुका है। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवने के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों की पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवने खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे समझेंगे। इसको अभी क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, अभी आगे समझेंगे इसे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। शीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवने पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसके कारण महासागरों के पूर्वी खंड अधिकतम कारण अधिक उष्ण होते हैं, मतलब ये अधिक गर्म होते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और जो शीतोष्ण क्षेत्र है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन, पछुआ पवन जिसे कहते हैं, अधिक सशक्त व अस्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ की तुलना में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ की जो पछुआ पवनें हैं वो सशक्त रूप से स्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो ज़मीन का क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। ये देखते हैं यहाँ गर्जती चालसा, प्रखंड चालसा, चीकता साठा दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनों को ये नाम है। ठीक है, ये बड़ी स्थिरता और शक्ति से बहती हैं। ये क्वेश्चन ये देखिए 67 बीपीएससी में और मध्य प्रदेश टीसीएस में ये 2015 में आ चुका है। 67 बीपीएससी 2022 में आ चुका है। दिशा उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर होती है। यूपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। लंबी चालसा पवनें हिंद महासागर से प्रभावित होती हैं। ये भी हम इसको देखेंगे आगे यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड जी, चलिए चलते हैं आगे। शेरिंग फोर्टीन सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री अक्षांश पर के मध्य बहती हैं। ये आरएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन होती है, किसके कारण? कोलियोसिस बल के कारण। आईएस 2010। मानसून पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। आईएस 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानसून पवनें ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में 6 माह से समुद्र स्थल की ओर प्रभावित होती हैं और शीत ऋतु में 6 माह से स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिया है? तो हमने यहाँ पर ये आर्द्रता कवर कर लिया है। ठीक है, वायुदाब कवर कर लिया है। उसके बाद हमने ये स्थानीय पवनें कवर कर लिया है। ठीक है, हमने आर्द्रता, वायुदाब और स्थानीय पवनें कवर कर लिया। बचा क्या है हमारा? बादल और वन। ठीक है, बादल और वन हमारा बचा है। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया है मैक्सिमम 20 मिनट में। अब देख रहे हैं ये हमारे बादल हैं।
स्थानीय पौने भी थोड़ी बची हुई हैं, देख लेंगे भी, मतलब जो का नाम लोकल में है। ठीक है, स्थानीय पौने थोड़ी बची हुई हैं, हमने थोड़ा कर लिया है। वायुदाब आर्द्रता देख लिया है। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम 3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसको अभी हम बादल पर चल रहे हैं। ठीक है, क्लाउड, बादल जैसे होते हैं, आपने देखा होगा बादल कई सारे वो बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिज़ाइन आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि जो बादल होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, और वो किस प्रकार से उसको हम देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आप देखिए, आप लोगों ने ये ऐसे बादल जरूर देखे होंगे। इसमें सारे चित्र हैं, इतने सारे चित्र हैं कि इसमें से आपने शायद ही कोई ऐसा दृश्य हो जो आपने बादलों में ना देखा हो। ठीक है, आपने शायद ये ना देखा हो, ये वाले। ठीक है, ये शायद ना देखे हों, मतलब देखे होंगे कई लोगों ने। तो चलिए चलते हैं कैसे बादल का फॉर्मेशन होता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये बादल ऊपर देखने में। चलिए चलते हैं। बादल, पहला आता है पच्छाब बादल। ठीक है, सीरियस क्लाउड, इसकी ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, फिर ये चिताए के रूप में रेशम सदृश दिखते हैं, मतलब ये रेशम की तरह दिखते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, ये रेशम के दिख रहे हैं ना, ये पतले पतले धागे की तरह ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला है ये। ठीक है, छोटे छोटे हिमकरणों के निर्मित होते हैं, जिनसे होकर सूर्य की किरणें का गुजरना। परिणाम क्या होता है, चक्रवातों से के आगमन से पूर्व आकाश में दिखना हो जाता है। ठीक है, उदाहरणों में लोअर पीसेस में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आप आज की वीडियो ये देखने के बाद जो बादल वाला है, आप कभी भी बादल को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप देख के बताएंगे ये क्या हो रहा होगा एक्चुअल में इन्वायरमेंट में हमारे। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा मैं पानी पी रहा था। एक्चुअली में बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो पानी पीना पड़ता है। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा हमारा कौन सा है। दूसरा हमारा ये कोल्यूमिनस क्लाउड है। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इनके आने पर सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण होता है, जो चक्रवात आने का सूचक होता है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे बादल देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे भी पॉसिबल चक्रवात आने की संभावना होती है। पच्छाब कपासी बादल। ठीक है, सीरियो कोलमस क्लाउड सफ़ेद तथा छोटे गोलाकार के या लहरनुमा आकृति के उसमें ये का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये है, तो ये तीसरा नंबर क्या है, कोरिकुलस क्लाउड। उसके बाद आता है चौथा उच्च स्तरीय बादल अल्ट्रोसोमस क्लाउड। आकाश में लगातार रूप से फैले नीले अथवा भूरे रंग के चादर वाले बादल विस्तृत रूप से लगातार वर्षा का ये सूचक होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको चित्र के साथ इसको देखने में एक्चुअली में हमारा इमेज मतलब हमारा माइंड इमेज को ही एक्सेप्ट करता है अधिकतर, तो इमेज से साफ हो जाता है और अच्छे से हम अंडरस्टैंड भी हो जाता है। उसके बाद ये स्तरीय कपास बादल स्ट्रेटो कोलम्बस क्लाउड हल्के व भूरे रंग के होते हैं और बड़े गोलाकार चक्रातों के रूप में होते हैं। एक्चुअली मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। मैं बार बार नीचे ऊपर करेंगे तो टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे देख लीजिए, बाकी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी आपको पीडीएफ तो उसकी मिलेगी ही, आप पीडीएफ से अपना कवर कर सकते हैं।
ठीक है, देख लीजिए। चलो चलते हैं अपने अगली तरफ। अस्तरी बादल, स्ट्रेटो क्लाउड्स, पर्याप्त कोहर जो शीत ऋतु से कोहरे के समान होते हैं, परंतु धरातल पर से कुछ सटे नहीं होते हैं। निर्माण होता है, यहाँ होता है इसका, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से ये इनका पर्याय निर्माण होता है। दो जो विपरीत हवाएं, जो जैसे कि एक इधर बह रही है और एक इधर बह रही है, अगर ये आपस में मिल जाती हैं तो इनका ये इस प्रकार के बादल का निर्माण होता है। ठीक है, कपासी बादल, अधिक घने तथा विस्तृत प्राय लंबाकार, ऊपर भाग में गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान प्राय साफ मौसम का आभास होता है। इस तीव्र वर्षा इसमें होती है। वर्षा स्तरीय बादल, निम्बो स्ट्रेटेड क्लाउड्स, धरातल से अधिक नज़दीक होते हैं, काले रंग के होते हैं, सघनता के कारण अंधकार छाना, अत्यधिक वर्षा का होना इसमें माना जाता है। ऐसे बादल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मीम कहते हैं निम्बोस्टर क्लाउड। कपासी वर्षा बादल, अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। वर्षा, ओला तथा ठंडी झंझा मतलब जोर से बिजली गरजना की अधिक संभावना होती है और तीव्र वर्षा होती है। उच्च कपासी बादल, ये पश्चात कपासी बादलों को भांति से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मेघा आच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। ठीक है, ओस बनने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सफ़ेद आर्द्रता और ठंडी लंबी रातें। ठीक है, ओस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? ये जरूरी है। जो मेघा में ये ओस की बूंदें नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके लिए उसका एनवायरमेंट बेटर नहीं है। अब हमारा टॉपिक आता है स्थानीय पौने। ठीक है, स्थानीय पौने से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि स्थानीय पौने से मतलब है कि जैसे कि किसी देश में वहाँ की जो गर्मियों में या किसी जो पौने चलती हैं उनको किस नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे भारत में हम इसे लू के नाम से जानते हैं। कभी आपने देखा होगा लू की चपेट में आने से इतने लोग बीमार हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई, तो हम अपने यहाँ लू कहते हैं। और किसी दूसरी कंट्री में क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं ये देखो, भारत में लू कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रीफ जनरल कहते हैं। चाइना में क्या कहते हैं? चलो अभी हम इधर देख लेंगे इसमें। ठीक है, सिराको सहारा मरुस्थल इटली में चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत यूएसए में चलती है। ये यहाँ पर चिनूक, ये चिनूक रॉकी पर्वत से चलती है। ठीक है, फार्न अल्पर्स पर्वत से चलती है। ब्रीफलिड ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। स्यूम अरब रेगिस्तान में चलती है। ठीक है, स्यूम अरब रेगिस्तान में चलती है। ये देखिए, स्यूम यहाँ पर चलती है अरब रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में। ठीक है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में, आप लोग देख लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद सेंट एना दक्षिणी कैलिफोर्निया। समून ईरान। लू भारत में। पेंटी भूमध्य सागर में। बर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, ये बर्ग दक्षिणी अफ्रीका में बर्ग चलती है। गिल्बी लीबिया में चलती है। रोमसिन इजिप्ट मिस्र में चलती है। ठीक है, मिस्र में कौन सी चलती है?
खमसिन, मिस्र में खमसिन चलती है, ये खमसिन है, ठीक है। खमसिन है ये। कनीरा दी मदीरा में लिस्ट चलती है, चिली में चिली चलती है, ट्यूनीशिया में कोइम बेना जावा इंडोनेशिया में चलती है, ठीक है। क्वीन बेना शामल इराक में चलती है, नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में चलती है, अपाला ये फ्रांस में चलती है, सेलोन दक्षिणी पूर्वी स्पेन में, और सुरवेव रूस तथा कजाकिस्तान में चलती है, ठीक है। ये बिली बिली आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। कुवारनामा, ये बुरान, ये सब स्थानीय पौधों के नाम है। इससे आप इसको मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मैप है, ठीक है, मैप यहाँ पर है, आप इसमें ये खुद भरेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप इसे खुद भरेंगे यहाँ पर ये सब, ठीक है। कौन सी पौने कहाँ पर क्या चलती है, इसे आप खुद भर के और दिखाएंगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद है कुछ ठंडी पौने हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा चलता है, नॉर्दर्न चलता है, ठीक है। मैक्सिको में कौन सा चलता है, नॉर्थ चलता है। अलास्का में विली विली, पैरो में अर्जेंटीना, पापा गायो में मैक्सिको, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ ठंडी पौने भी रेखांकित की हुई हैं, ठीक। ये बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया की पौने हैं, ठीक है। ठंडी और गर्म में दोनों दे रखा है, ठीक है। दोनों को आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें। टुंड्रा प्रदेश में कौन सा चलता है, पूर्वी फ्रांस में क्या चलता है, बाइच, और स्पेन में क्या चलता है, मिस्टर, रूस में क्या चलता है, बुरान। अभी हमने अपने ऊपर देखा, ये यहाँ पर ये बुरान ये रूस में चलता है। बोरा किस में चलता है, एडिए पटिक तट पर। क्यूबा किस में चलता है, सूडान में। सिस्तान किस में चलता है, पूर्वी ईरान में। टेमोटेन कहाँ चलता है, इटली में चलता है, और लेवेंटर स्पेन में चलता है, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। देख रहे हैं आप कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है, ठीक है। स्थल ज़मीन व समुद्री ज़मीन, हाँ, दिन के समय और रात के समय आपने कई बार देखा होगा कि जो पृथ्वी पर किरणें आती हैं वो कहीं से परावर्तित हो जाती हैं तो कहीं पर नहीं प्रवर्तित कहाँ से हो जाती हैं, तो परावर्तित जो जल होता है, जल का भाग होता है, वहाँ से उनको प्रवर्तित होने में मतलब वापस जाने में आसानी होती है। लेकिन जो हमारा ज़मीन का भाग होता है वहाँ पर वो परिवर्तित नहीं हो पाती या ना के बराबर हो पाती है, तो जिससे कि वो स्थल गर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपने नोट किया होगा जो समुद्र होता है उसके किनारे पे जब आप जाएंगे तो आपको जो सतह होगी वो बहुत गर्म दिखेगी, जबकि जो समुद्र का पानी है वो आपको ठंडा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो परावर्तन का दर है वो समुद्र में ज़्यादा है और यहाँ जो पृथ्वी है मतलब जो सतह है उस पर कम है, ठीक है। तो ठोस चीज़ें जल्दी गर्म होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख के आगे की वीडियो हमको कवर करनी है, ठीक है। तो ये देखिए दिन के समय में क्या होता है, यहाँ ये निम्न दाब बन गया, ठीक है, और ये हमारा समुद्र, ये समुद्र है, ये ठीक है, ये समुद्र है। समुद्र में हाई प्रेशर बना, ठीक है, हाई प्रेशर बना, और ये आर्द्र ठंडी वायु है। ये देखिए ये ठंड है, दिन के समय में ये ठंडा है, ये ठंडा है, और ये गर्म एरिया है अपना, ये हॉट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समुद्री ये निम्न दाब बना, तो ये हवाएं कहाँ चलेंगी, हवा इसमें इसकी इधर की तरफ आएंगी, ठीक है। निम्न दाब यहाँ हाई प्रेशर मतलब यहाँ पर ज़्यादा हुआ है तो ये निम्न दाब बना, तो यहाँ पर ये हवाएं पृथ्वी सतह की तरफ भागेंगी, ठीक है, सतह की तरफ भागेंगी। और यहीं रात्रि के समय में आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है जो जितना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंड भी होता है, ठीक है, ठंड होता है। और जो जितने जल्दी गर्म नहीं होता है वो उतना जल्दी ठंड भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए ये हमारा जो ठोस है ये स्थल है, ठीक है। यहाँ पे उच्च वायु दाब बन गया, ठीक है, ये रात में यहाँ पे उच्च वायु दाब बन गया, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से ठंडा भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये समुद्र है या पानी का क्षेत्र है यहाँ पे निम्न दाब वायु बना, क्यों,
क्योंकि ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाया, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर निम्न प्रेशर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो हवाएं इसको यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक बार 1 देख लेते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। हाँ, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलते हैं। प्लीज़ भाई साहब, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब कर जाएंगे नहीं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से ये सब चीज़ें एडजस्ट करने में 2 से 3 दिन का टाइम चला जाता है, और फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, तो ठीक है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मैं आपके लिए अगर 3 दिन दे सकता हूँ तो आप मेरे लिए 5-10 सेकंड तो दे ही सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर भी कर दीजिए, क्योंकि दूसरी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा जो कि आपका इन्फॉर्मेटिव की है, ठीक है। चलते हैं 1 की तरफ। तो 1 से क्या है, ये 16वां वन का या 7वां वन, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्सा नदी कहते हैं, ठीक है। यूपी बीओ में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, सेल्सा वन किसे कहते हैं। अमेजन नदी में पाए जाने वालों को सेल्सा नदी कहते हैं। ये वन विषुवतीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, तापमान इसका हाई होता है, वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है लगभग। ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्षेत्र है ये अमेजन का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो जाती है। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए जा रखने की संवैधानिक प्रावधान किया है। भूटान में इस समय 71.9% पर वन है। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विस्तार स्थल कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिणी पूर्व एशियाई ये हैं, ये देख सकते हैं। ये जो है ये सभी यही वाले वन हैं, ये मतलब वन के क्षेत्र यही आते हैं, और यहाँ पर ये 7 आपको देखने को मिलेंगे। आपने नोट किया होगा, ठीक है, कि ये जो इक्वेटर है, ठीक, इक्वेटर से अधिकतर ये नीचे ही है, ठीक है। इक्वेटर से थोड़ा ये नीचे वाले ही क्षेत्र को है अधिकतर। जी, तो ये क्वेश्चन आ चुका है साथ में भी, यूपीपीसी में भी आ चुका है। और पृथ्वी पर होने वाले वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। हाँ, बीपीएससी 2096 में क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए विषुवत रेखा यही है, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा के पास में मिलते हैं। टैगा वन, शीतेश कोणधारी वन ही टैगा वन बयोम कहलाता है। यह बयोम शीतेश बयोम का सबसे उत्तरी बयोम है, जिसमें टैगा बयोम भी कहते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान में 68.4%, इंडोनेशिया में 49.1%, भारत में 24.3% और चीन में 23.3%। ये डाटा है कि 2020 के 2020 नहीं 21 एक्चुअली में 21 के डाटा इसमें आंकड़ा ये है, ठीक है। और ये उस समय क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि वो लेटेस्ट करंट न्यूज में था। ये देख लो 2011 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इनने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, जो आपको समझने में आसानी होगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। इसका प्रमुख कारण वर्षा वन मृदा से पोषक तत्वों का अभाव होना।
तो ये जो वातावरण है उसमें पूरी तरह से पोषक नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ वो मिट्टी कटान में ले जाता है, इसलिए उनको पोषण नहीं हो पाता, इसलिए वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है। देवदार कनाडा में मिलता है, देवदार वृक्ष डगलस फॉर मैक्सिको में, मगोहिनी होंडुरास में, सागौन ये म्यांमार में अधिकतर पाया जाता है। यूपी एरो में ये 2013 में पूछा गया था, मानसूनी पौने सागौन व सारबू, विस्तृत रेखीय पौने माघेगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलूबुराखा और जैतून, कोणधारी वन चीड़ और फार के जो वृक्ष होते हैं उसे कहते हैं। कोणधारी तो आपने देखा ही होगा, ऐसे जो बना होता है इस टाइप में कुछ। आपने एक ट्री देखा होगा जो क्रिसमस में लगाते हैं, वो शंकुधारी कोणधारी कहते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कौन सा है? कनाडा है। बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ईंधन काष्ठ में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत, चीन और ब्राज़ील। ये नंबर वाइज है, क्वेश्चन में स्थान में पूछा जा चुका है। रेलबर्निया एक बड़ा समूह किसका है? शीशम का है। वनस्पति की प्रकार और ये क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? मक्ची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फीबेक्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चेपरेल ये कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। मेटोरेड ये चिली में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वनस्पति क्षेत्र और उसके क्षेत्र, अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। बबूल ये सहारा में पाए जाते हैं। बाओबाब ये सवाना पे पाए जाते हैं। और देवदार ये भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं। यूपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो हमने आज कवर क्या किया? हमने कवर किया आर्द्रता, वायुदाब, बादल, स्थानीय पौने और थोड़े से वन देखें। ठीक है। तो प्लीज़ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है और फिर से एक बार अगेन रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।